आज की कहानी ऐसे ही एक लड़के की है जो कोई सुपर हीरो नहीं है। उसे लड़ना भी नहीं आता, हथियार चलाने का भी ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन उसके पास एक ऐसी वजह है जिसके लिए वह पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हो जाता है। करीब 7 साल पहले पूरी दुनिया की नजर आसमान पर टिकी हुई थी। एक विशाल एस्टेरॉयड तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। अगर वह धरती से टकरा जाता तो इंसानों का नामो निशान मिट जाता। इसीलिए दुनिया के बड़े देशों ने मिलकर उस एस्टेरॉयड को मिसाइलों से हवा में ही नष्ट कर दिया। लोगों ने राहत की सांस तो ले ली, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि असली तबाही अभी शुरू होने वाली है। एस्टेरॉयड को नष्ट करने में जिन रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया, उनका जहरीला असर बारिश के साथ पूरी धरती पर फैल गया। इंसानों पर तो इसका कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन छोटे छोटे कीड़े, मेंढक, घोंघे, मकड़ियां और दूसरे जीव अचानक म्यूटेट होकर कई 100 गुना बड़े और बेहद खूंखार बन गए। कुछ ही महीनों में इंसानों की सभ्यता लगभग खत्म हो गई। करीब 95% आबादी इन राक्षसों का शिकार बन गई, और जो लोग बच गए उन्होंने जमीन के नीचे बनी कॉलोनियों में छिपकर रहना शुरू कर दिया। इन्हीं कॉलोनियों में से एक में रहता है हमारा हीरो जोएल। जब दुनिया बर्बाद हुई थी, उसी दिन वह अपनी गर्लफ्रेंड एमी से बिछड़ गया था। दोनों अलग अलग जगहों पर फंस गए और तब से 7 साल गुजर चुके हैं। अब जोएल जिस कॉलोनी में रहता है, वहाँ हर इंसान की एक जिम्मेदारी है। कोई हथियार बनाता है, कोई खाने का इंतजाम करता है, तो कोई बाहर जाकर जान जोखिम में डालकर जरूरी सामान लेकर आता है। लेकिन जोएल, उसे खुद भी लगता है कि वह इस टीम का सबसे कमजोर सदस्य है। जब बाकी लोग बाहर जाकर राक्षसों से लड़ते हैं, तब जोएल बंकर के अंदर खाना बनाता है, रेडियो संभालता है और छोटी मोटी मरम्मत करता है। कई बार उसे लगता है कि अगर वह यहां से गायब भी हो जाए तो शायद किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी सबसे अच्छी दोस्त एक वफादार कुतिया जिसका नाम है बॉय। पूरे बंकर में अगर कोई बिना किसी शर्त के जोएल पर भरोसा करता है तो वह यही है। एक रात कॉलोनी का रेडियो अलग अलग सर्वाइवर ग्रुप से संपर्क कर रहा होता है। कई जगहों से मदद की आवाजें आ रही होती हैं, तो कहीं लोग अपने जिंदा होने की खबर दे रहे होते हैं। तभी रेडियो पर एक ऐसी आवाज सुनाई देती है जिसे सुनते ही जोएल कई साल पीछे चला जाता है। वह एमी थी। 7 साल बाद पहली बार जोएल घबराते हुए उससे बात करता है। एमी बताती है कि वह समुद्र किनारे बनी एक सुरक्षित कॉलोनी में रहती है। वहां लोग कम हैं, लेकिन फिलहाल सुरक्षित हैं। दोनों काफी देर तक पुरानी बातें करते हैं। बातों बातों में जोएल को एहसास होता है कि इतने साल गुजरने के बावजूद वह आज भी एमी को भूल नहीं पाया। रेडियो बंद होने के बाद भी उसकी आवाज उसके कानों में गूंजती रहती है। उस रात जोएल सो ही नहीं पाता। वह सोचता रहता है, अगर एमी अभी भी जिंदा है तो क्या मैं उससे मिलने की कोशिश भी नहीं कर सकता। अगले दिन वह नक्शा निकालकर दोनों कॉलोनियों के बीच की दूरी देखता है। करीब 85 मील, यानी ऐसा रास्ता जहां हर कुछ किलोमीटर पर मौत उसका इंतजार कर रही होगी। बंकर के बाकी लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं। एक आदमी कहता है, जो लोग पूरी टीम के साथ बाहर जाते हैं उनमें से भी कई वापस नहीं आते, और तुम अकेले जाने की सोच रहे हो। दूसरा मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम पहले ही राक्षस को देखकर बेहोश हो जाओगे। जोएल भी जानता था कि वे गलत नहीं कह रहे। उसे हथियार चलाने का ज्यादा अनुभव नहीं था। उसे राक्षसों की कमजोरियां भी नहीं पता थी। वह कोई सैनिक भी नहीं था, लेकिन पहली बार उसके पास जीने की एक वजह थी। उसी रात सबके सो जाने के बाद वह चुपचाप अपना बैग तैयार करता है। कुछ डिब्बाबंद खाना, पानी, एक पुराना कंपास, थोड़ी सी दवाइयां, एक क्रॉसबो और रास्ते में मिलने वाले राक्षसों के बारे में नोट्स लिखने के लिए अपनी डायरी। सुबह सूरज निकलने से पहले वह बंकर के विशाल लोहे के दरवाजे के सामने खड़ा होता है। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और 7 साल बाद जोएल पहली बार बाहर की दुनिया में कदम रखता है। बाहर का नजारा उसकी कल्पना से भी ज्यादा डरावना था। पूरे शहर पर जंगल का कब्जा हो चुका था। सड़कों पर घास उगाई थी, टूटी हुई कारों पर बेलें लिपटी थी। हर तरफ ऐसा सन्नाटा था जैसे पूरी दुनिया सांस रोककर बैठी हो। शुरुआत में सब कुछ शांत लगता है। जोएल धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसे आसपास किसी भारी चीज के रेंगने की आवाज सुनाई देती है। वह रुक जाता है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वह डरते डरते आवाज की दिशा में देखता है, लेकिन वहां कुछ दिखाई नहीं देता। उसे लगता है शायद उसका वहम है। वह दोबारा चलना शुरू करता है। तभी जमीन के नीचे से अचानक जोरदार कंपन होता है। जोएल कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके ठीक सामने मिट्टी फट जाती है।
और उसमें से एक विशालकाय डरावना राक्षस बाहर निकल आता है। जैसे ही वह विशालकाय राक्षस जमीन फाड़कर बाहर निकलता है, जोएल के होश उड़ जाते हैं। घबराहट में वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके कदम ही उसका साथ नहीं देते। कुछ ही सेकंड में वह राक्षस उसकी तरफ झपट पड़ता है। किसी तरह अपनी जान बचाकर जोएल वहां से भाग निकलता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह एक पुराने नाले में जा गिरता है। उसे लगता है कि अब उसकी मौत तय है, लेकिन तभी एक तीर बिजली की रफ्तार से उड़ता हुआ आता है और उस राक्षस की आंख में जा धंसता है। अगले ही पल कई और तीर उस पर बरसते हैं और वह विशाल जीव वहीं ढेर हो जाता है। जोएल हैरानी से ऊपर देखता है, जहां दो अनजान लोग खड़े होते हैं, एक अनुभवी शिकारी क्लाइड और उसके साथ एक छोटी सी लड़की मिनो। दोनों सालों से इस खतरनाक दुनिया में अकेले सफर कर रहे थे। उन्होंने एक नजर में समझ लिया कि जोएल पहली बार बाहर निकला है। क्लाइड मुस्कुराते हुए कहता है, अगर जिंदा रहना है तो सबसे पहले डर पर काबू पाना सीखो। इसके बाद दोनों उसे अपने अस्थायी कैंप में ले जाते हैं। पहली बार जोएल को एहसास होता है कि इस दुनिया में सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि समझदारी भी इंसान को जिंदा रखती है। क्लाइड उसे सिखाता है कि हर बड़ा राक्षस खतरनाक नहीं होता और हर छोटा जीव कमजोर नहीं होता। वह उसे पैरों के निशान पहचानना सिखाता है, हवा की दिशा पढ़ना सिखाता है और सबसे जरूरी, बिना वजह किसी भी जीव पर हमला न करना। मिनो भी उसे कई छोटी छोटी ट्रिक्स बताती है, जैसे कौन से पौधे जहरीले हैं, कहां पानी मिलेगा और किस आवाज का मतलब है कि शिकारी आसपास मौजूद है। कुछ दिनों तक साथ रहने के बाद जोएल पहले से काफी आत्मविश्वासी हो जाता है, लेकिन असली परीक्षा अब भी बाकी थी। अगले दिन तीनों जंगल से गुजर रहे होते हैं। तभी उनका सामना एक ऐसे इलाके से होता है जहां जमीन के नीचे हजारों जहरीले कीड़े रहते हैं। क्लाइड तुरंत सबको रुकने का इशारा करता है। वह धीरे से कहता है, अगर आवाज हुई तो पूरा झुंड बाहर आ जाएगा। तीनों बेहद सावधानी से आगे बढ़ते हैं। कुछ देर तक सब ठीक चलता है, लेकिन अचानक जोएल का पैर एक सूखी टहनी पर पड़ जाता है। छटाक! पूरे जंगल में आवाज गूंज जाती है। अगले ही पल जमीन हिलने लगती है। हजारों कीड़े मिट्टी चीरकर बाहर निकल आते हैं। तीनों जान बचाकर भागते हैं। क्लाइड और मिनो तो किसी तरह निकल जाते हैं, लेकिन जोएल पीछे रह जाता है। एक विशाल जीव उसे पकड़ने ही वाला होता है कि तभी उसका वफादार कुत्ता बॉय उस राक्षस का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। जोएल बिना एक पल गंवाए बॉय को बचाने के लिए वापस दौड़ पड़ता है। पहली बार वह किसी और के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। काफी संघर्ष के बाद वह बॉय को बचा लेता है। ये देखकर क्लाइड की आंखों में पहली बार जोएल के लिए सम्मान दिखाई देता है। अब विदा होने का समय आ चुका है। क्लाइड अपने हाथ की ग्रेनेड जैसी दिखने वाली एक खास चीज उसे देता है और कहता है, याद रखना, असली हीरो वह नहीं होता जिसे कभी डर नहीं लगता, बल्कि वह होता है जो डरने के बावजूद आगे बढ़ता है। जोएल मुस्कुराकर दोनों को अलविदा कहता है और अपने सफर पर आगे निकल पड़ता है। कई दिनों की यात्रा के बाद आखिरकार उसे दूर समुद्र दिखाई देता है। जोएल समझ जाता है वह अपनी मंजिल के बेहद करीब पहुंच चुका है, लेकिन तभी उसे एक अजीब दृश्य दिखाई देता है। समुद्र किनारे एक बड़ी नाव खड़ी थी, जिसमें कई सर्वाइवर रहने वाले थे। जोएल खुशी खुशी वहां पहुंचता है और आखिरकार 7 साल बाद उसकी मुलाकात एमी से होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाते। जोएल ने इस पल के लिए न जाने कितनी बार सपने देखे थे, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हो जाता है कि इन 7 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। एमी अब पहले जैसी नहीं रही। उसने इस नई दुनिया में जीना सीख लिया था। वह अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, समझदार और आत्मनिर्भर बन चुकी थी। दोनों पुरानी यादों के बारे में बातें करते हैं, लेकिन जोएल महसूस करता है कि उनके बीच पहले जैसी भावना अब नहीं रही। उसी रात वहां मौजूद एक बुजुर्ग कप्तान सभी लोगों को समझाता है कि समुद्र में मौजूद एक बड़ी कॉलोनी पूरी तरह सुरक्षित है। वह सभी सर्वाइवर्स को अपने साथ चलने का न्योता देता है। ज्यादातर लोग उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन जोएल को कुछ अजीब महसूस होता है। उसे याद आता है कि रास्ते में क्लाइड ने उसे ऐसे लोगों से सावधान रहने को कहा था जो इंसानों से ज्यादा अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। जोएल चुपचाप कप्तान का पीछा करता है और जो सच उसके सामने आता है उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। असल में वह कप्तान लोगों को बचाने नहीं, बल्कि उनके खाने पीने का सामान और कीमती चीजें लूटने आया था।
उसका इरादा सबको बीच समुद्र में बेसहारा छोड़ने का था। जोएल तुरंत एमी को सारी बात बताता है। शुरुआत में कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, लेकिन तभी कप्तान का असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। इसके बाद वहां जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान कप्तान का प्रशिक्षित विशाल केकड़ा भी हमला कर देता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। जोएल पहली बार बिना डरे उस राक्षस का सामना करता है। वह क्लाइड की सिखाई हर बात याद रखता है। सीधे हमला करने की बजाय वह सही मौके का इंतजार करता है। जैसे ही मौका मिलता है वह कप्तान को रोक देता है और बाकी लोग मिलकर उस विशाल जीव को भी काबू में कर लेते हैं। आखिरकार खतरा टल जाता है। कप्तान और उसके साथी हार जाते हैं और सभी सर्वाइवर्स सुरक्षित बच जाते हैं। अब जोएल और एमी अकेले बैठकर बातें करते हैं। दोनों समझ चुके थे कि 7 साल पहले वाला रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन उनके बीच सम्मान और अपनापन आज भी बाकी था। एमी उससे कहती है, तुम यहाँ सिर्फ मुझसे मिलने नहीं आए थे, तुम यहाँ खुद को ढूंढने आए थे। जोएल मुस्कुरा देता है। उसे भी एहसास हो चुका था कि इस सफर ने उसे बदल दिया है। जो लड़का कभी बंकर से बाहर निकलने से डरता था, आज वही पूरी दुनिया पार करके यहां तक पहुंच चुका था। कुछ दिनों बाद जोएल अपने सबसे अच्छे दोस्त बॉय के साथ वापस सफर पर निकल पड़ता है, लेकिन इस बार वह भाग नहीं रहा था। अब वह नई दुनिया को देखने, नए लोगों की मदद करने और हर दिन को खुलकर जीने निकला था, क्योंकि कभी कभी मंजिल तक पहुंचने से ज्यादा जरूरी उस सफर में खुद को पहचानना होता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है।